नमस्कार। मैं विजयपाल सिंह परिहार नेक्स्ट जेन आईएएस दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो पीवाईक्यू की सीरीज कर रहे हैं उसी सीरीज में तीसरा जो पेपर है वो 2013 का है। तो 2013 जैसा लिखा है यूपीएससी 2013 ना, सेट ए, जैसा मैंने बताया था कि सेट ए से ही हम लोग सवाल करेंगे। तो सेट ए का ही सवाल है तो उसे देखना है। तो बस समय बर्बाद न करते हुए हम लोग सीधे पहुंचते हैं। क्या है क्वेश्चन आंसर अपना, क्या क्या कैसा है और कैसा आया था उस पर चलते हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे आ गया। चलिए देखते हैं, है ना। प्रश्न एक, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा, है ना। तो ये किसके संबंध में है? धन विधेयक के संबंध में है। और ये कह रहा है कि यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो क्या होगा। पहला है, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। पहला ही भाई मुझे तो सही लग रहा है। नहीं तो आप लोगों ने पढ़ा है इसको और आप करेक्ट जानते हैं कि पहला ही सही है कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को चाहे स्वीकार करे चाहे अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि इस पर लोकसभा को अधिकार प्राप्त होता है। अब चूंकि इसमें एक ही सही करना है तो बाकी अगर आप ना भी पढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो पढ़ लीजिए, है ना। लेकिन कॉन्फिडेंट है तो यहां तक पढ़ना सफिशिएंट होगा और आंसर आपका अगर आ गया देन डन। तो क्वेश्चन आंसर हो गया इसका। बाकी भी देख सकते हैं आप, जैसे क्या है, लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती, मतलब ही नहीं, लोकसभा को तो अल्टीमेट पावर। अगला है, लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। नहीं, पुनर्विचार के लिए क्यों लौटाएगी, वो कार्रवाई करने में सक्षम है तो क्यों लौटाएगी। अगला है, राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाएंगे। आप जानते हैं धन विधेयक के मामले में कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। तो क्लियर है ये आंसर, है ना, कि पहला ही क्वेश्चन, पहला ही आपका ऑप्शन पढ़ने पर क्लियर हो जा रहा है कि उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। क्या सही है देखें। पहला है, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में दो या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है, एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यहां लिखा है नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब ये सेंटेंस है गलत। तो अगला, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, न कि राज्यपाल द्वारा। तो मतलब यहाँ पर ये कथन गलत है। अगला, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु तो कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। हाँ, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और जो लोग प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं का मतलब ही है उनके लिए कोई प्रक्रिया नहीं लिखी है, जब राष्ट्रपति का मन पड़े तब वो हटा सकता है। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट है और एक ही करेक्ट ढूंढना था, तो ये सी करेक्ट आंसर है। पढ़ने के लिए हम चौथा भी पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा नहीं, किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो ये भी क्या है, गलत हुआ। तो इस तरीके से सी आपका आंसर है। और आप अगर इत्मीनान से पढ़ते हैं तो बड़े आराम से जान जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है। ठीक है, राज्यपाल के बारे में पूछा गया है, राज्यपाल के बारे में ये सवाल था। तो होपफुली क्लियर हुआ होगा। ठीक, चलें अगले वाले क्वेश्चन में। अगर कभी ज्यादा तेज हो रहा हो तो भी जरूर बता दें। मैं तो आपका समय बचाने के लिए थोड़ी मान के चलता हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो उन सब बातों को बताते हुए चला जाता हूँ। अगर कभी आपको लगे कि भाई बहुत तेज जा रहे हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, ताकि मैं आपकी स्पीड, है ना, समझ सकूं। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम लोग सीधे लाइव क्लासेस पर नहीं हैं, इस वजह से ऐसा है। लाइव क्लासेस पर होते हैं तो आप जैसा आंसर देते हैं उसी के अकॉर्डिंग स्पीड तय हो जाती है। क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रहा हूं, इसलिए कभी कभार स्पीड देखना पड़ता है आपके लिए। ठीक है, तो देखते हुए चलिए अगला क्वेश्चन। तो मैंने बता दिया था कि प्रश्न नंबर कहाँ से आ रहे हैं, सेट ए से आ रहे हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आंसर लगे हुए हैं। देखेंगे क्या है।
भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य क्या हुए? पहला है, ये भारतीय इतिहास के संदर्भ में है और संविधान सभा के सदस्यों के बारे में पूछ रहा है। संविधान सभा के सदस्यों के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है देखिए, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए, तो हम जानते हैं सीधे निर्वाचन तो हुआ ही नहीं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए? नहीं जी, नहीं, नामित तो बिल्कुल ही नहीं हुए, है ना। इनके इन पार्टियों के द्वारा नामित नहीं हुए, इन लोगों ने तो चुनाव लड़ा था। तो क्या है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए, एकदम करेक्ट, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, ये एकदम करेक्ट है। पढ़ने के लिए हम चौथा भी पढ़ लेते हैं। क्या है, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए। नहीं, कोई भी व्यक्ति ये विशेषज्ञता के लिए नहीं चुने गए थे। ये कहां से चुने गए थे? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे, ठीक है। तो ये भी गलत होता है, तो इसका 80 आपका आंसर है। तो ये तो एकदम रटा हुआ होता है, तो केवल क्वेश्चन बड़ा करने के लिए यूपीएससी ऐसा लिख देता है बहुत सारा। नहीं तो आप समझिए स्टेट का अगर एग्जाम होता तो थोड़ी छोटा छोटा लिखता और बड़ा स्पष्ट सा रहता है, ठीक है। तो ये आपका 9वां क्वेश्चन का आंसर हुआ सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, ठीक है। तो होपफुली ये करेक्ट हुआ होगा आपका। अगला चले, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की महान्यायवादी के संबंध में विचार करना है। क्या विचार करना है? देखिए, लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल, लोकसभा हो राज्यसभा हो किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, तो करेक्ट। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्या दिक्कत है। लोकसभा में बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। लोकसभा में मतदान कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, 1 2 3 सही हो गया, 1 2 3 की आंसर में है, सी में है, करेक्ट हो गया सी, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रश्न 12वें का सी आंसर हुआ, ठीक है। ये एकदम क्लियर कट, अगर आपने महान्यायवादी के बारे में पढ़ा है तो एकदम क्लियर कट जानते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जहां संशय होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग ना। प्रश्न 21, संसद अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। संसद अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत में किसी भाग में लागू करने के लिए, ये क्या है, केंद्र राज्य संबंध में हम लोग पढ़ते हैं, तो केंद्र राज्य संबंध को ध्यान में रखकर इसका 500 देंगे। तो यहाँ अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए क्या किया जाता है? संसद कानून बना सकती है। जब भी अंतरराष्ट्रीय संधि लागू करना हो, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। जब आप केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे और खासकर क्या है, विधायी व्यवस्था पढ़ेंगे, तो विधायी व्यवस्था में 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऐसी जगहें आती हैं जब राज्य क्या है, प्रांतीय विषयों पर या राज्य के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। उसमें जो तीसरा विषय आप पढ़ेंगे वो अंतरराष्ट्रीय संधियों का पढ़ेंगे। तो जो अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं उनको संसद उन पर कानून बना सकते, किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं। अब क्या बोल रहा, देखिए, सभी राज्यों की सहमति से, मैंने कहा ना किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं, तो ये तो बात गलत है। बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, इसका भी मतलब गलत है। संबंधित राज्यों की सहमति से जी नहीं, किसी से सहमति, बिना किसी राज्य की सहमति से, करेक्ट है, ठीक है। तो बिना किसी राज्य की सहमति के ऐसा कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम 1996 को 1996 में अधिनियमित किया, ठीक है। ये तो इंफॉर्मेशन है, तो पेशा के बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है, तो इसी से संबंधित सवाल होगा। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? उद्देश्य क्या है? तो शासन प्रदान करना, बिल्कुल, तो शासन की संस्थाएं ही तो हैं जो आपकी पंचायत है, तो ये ठीक है। पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, बिल्कुल, वहां पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देने के लिए ही स्पेशल बनाया गया था। मतलब अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के लिए स्पेशल क्यों बनाया गया था? विशेष तौर पर उनके पारंपरिक अधिकारों को मान्यता दिलाना था। अगला है, जनजाति क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करने के लिए। नहीं, स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करने के लिए नहीं बनाया गया, ठीक है। यहाँ स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण इसके माध्यम से नहीं होता है। और क्या है, जनजाति लोगों को शोषण से मुक्त कराने के लिए, हाँ, जनजाति लोगों को शोषण से मुक्त होंगे, क्योंकि क्या है, एम्पावरमेंट होगा उनका, इसके माध्यम से उनको अधिकार मिलेंगे। जब अधिकार मिलेंगे तो शोषण से मुक्ति भी मिलेगी।
तो यहाँ पर क्या है, ये उद्देश्य में अभिज्ञात नहीं है, केवल ये अभिज्ञात नहीं है कि उनका स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना है। तो ये वाला आंसर हो गया। तो आपका कौन सा आंसर हो गया, 25वां का सी आंसर हो गया। होपफुली करेक्ट हुआ होगा। ठीक है, अगर भाई क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, ये सी और डी में कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप समझिए क्या होता है कि हाँ, जैसे ही लिखा स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण, तो इसका विषय स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण नहीं था। अनुसूची 5वीं और 6वीं का जो सब्जेक्ट मैटर है वो स्वायत्त क्षेत्र के विस्तार के लिए है, जबकि ये पंचायती राज का जो व्यवस्था है वो इस काम के लिए नहीं थी। ठीक है, कभी कभी बीच में मोबाइल बज जाता है तो उसकी भी आवाज आ गई होगी अगर आप लोगों को, तो चलिए कोई नहीं, है ना। फिर देखते हैं आगे, समझते हैं। प्रश्न 26, अनुच्छेद बोलने की आदत हो जाती है तो अनुच्छेद निकल आता है। प्रश्न 26, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन, तो ये कानून बताया गया है के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन सा प्राधिकारी होगा। अधिकारी पूछ रहा है, किसके पास किसको अधिकार मिला, इन कानूनों के अंतर्गत अधिकार किसको मिला। ग्राम सभा को अधिकार मिला, सरकार को तो ऑलरेडी अधिकार था, जो ये अधिकार मिला वो किसको मिला, ग्राम सभा को अधिकार मिला। यही समझिए, ये जो कानून बने वो ग्राम सभा को अधिकार संपन्न बनाते हैं। तो 26वां का डी आंसर है एकदम क्लियर, क्योंकि ये सब क्या है, राज्य सरकार के ही भाग हैं, ये तो अधिकारी है, इनको शक्ति संपन्न थोड़ी बनाना था इस तरह के कानून से, सीधा ग्राम सभा को बनाना था सक्षम। तो इसलिए ग्राम सभा है, तो इसमें ऑप्शन में कंफ्यूज मत होइएगा, ये तीनों के तीनों राज्य सरकार की व्यवस्था है। हम राज्य सरकार के न विभाग को न उनके अधिकारियों को सशक्त बना रहे हैं, उनके पास तो ऑलरेडी बहुत पावर है। इस कानून के माध्यम से सशक्त किसे बना रहे हैं, ग्राम सभा को बना रहे हैं। यही तो पूछ रहा है ना, कि क्या है, सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार की निर्णय प्रक्रिया निर्धारण प्रक्रिया को प्रारंभ करने का अधिकार प्राधिकार होगा, है ना। तो ये ग्राम सभा को क्लियर हुआ कि हम जो अधिकार प्राधिकार दे रहे हैं इन सब कानूनों के माध्यम से किसको दे रहे हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। तो यहाँ ग्राम सभा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, मैंने एक में कहा था कि आप ग्राम सभा ग्राम पंचायत इन सबके अंतर जरूर स्पष्ट करके रखिएगा। ठीक है, नहीं हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, लेकिन स्पष्ट करके रखें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। आर्थिक न्याय का उपबंध, एक्चुअली न्याय का ही उपबंध जो किया गया है एक उद्देशिका में और राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में, है ना। तो आप अगर याद है एकदम करेक्ट तरीके से, तो एक तो उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की कल्पना की गई है। ठीक, ऐसे ही 3 प्रकार के न्याय की कल्पना अनुच्छेद 38 में भी की गई है, जो नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम क्लियर कट याद होना चाहिए आपको। ये है आंसर। तो मूल अधिकार में कहीं दिया गया न्याय के संबंध में बातें नहीं कही गई हैं, यहाँ कहा गया है नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में। और अगर हमें क्लियर कट याद है तो आंसर एकदम क्लियर कट है, कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अगला, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। शासन व्यवस्था के लिए कौन सा आधारभूत है। व्यक्ति के लिए तो मूल अधिकार आधारभूत है, ठीक है, नागरिकों के लिए कर्तव्य है, ठीक है, और शासन के लिए नीति का निर्देशक तत्व डीपीएसपी के अकॉर्डिंग ही नीतियां बनाई जाएंगी। तो आधारभूत कौन हुआ, डीपीएसपी हुआ। तो 38वां का आंसर कौन सा हुआ, डीपीएसपी। एकदम सिंपल है। तो यहाँ पर की पॉइंट अगर आप पकड़ पाते हैं तो आंसर एकदम क्लियर है। अगर की पॉइंट नहीं पकड़ पाते, किस बात के लिए है, लिखा है शासन के लिए, तो शासन के लिए आधारभूत कौन है, तो शासन के लिए आधारभूत सीधा सीधा डीपीएसपी में लिखा है। ठीक है, तो होपफुली ये आंसर हो गया होगा। आगे वाले में चलें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति, ठीक है, पीएससी के बारे में पूछा गया। क्या पूछा गया, देखिए,
लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। नहीं जी, 22 तो सदस्य होते, 25 सदस्यों से क्या गठित होगी? तो याद है, हम लोगों को पता है नहीं। अगला, सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। हाँ, जांच करती है, बिल्कुल जांच करती है ना, क्योंकि ये तो बजट का पार्ट होते हैं, विनियोग लेखा और वित्त लेखा, तो उनकी जांच करती है। फिर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच करती है, बिल्कुल करती है, इसी काम के लिए तो बनी हुई है। तो ये क्या है, 2 और 3 हो गया आपका आंसर, एक गलत हो गया, 2 और 3 सही हो गया, तो आंसर हो गया बी। 51वां का आपका आंसर बी है, करेक्ट है ना। तो अगर आप लोग लेखा संसदीय समिति के बारे में जानते हैं तो 1 सेकंड के अंदर आप पकड़ पाएंगे कि ये आंसर पहला वाला गलत है, बाकी दोनों सही है। ठीक, चलें अगला। अगला, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा से सिद्धांत संस्थागत रूप से, संसदीय शासन प्रणाली की बात कर रहा है, संस्थागत रूप में निहित है? बताइए कौन से निहित है? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल 2 ही सदस्यता होती है। जो भी मंत्रिमंडल का सदस्य होगा पहले संसद का सदस्य होना चाहिए, करेक्ट। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। बेसिकली संसद शब्द से अच्छा है लोकसभा, सदस्य है ना, लोकसभा। लेकिन अब ऑप्शन के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर कूट दिया हुआ है तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई 2 अगर गलत कर दे तो क्या हमारा ऑप्शन सही बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो संसद या लोकसभा दोनों हो सकता है ऐसी स्थिति में, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट क्या होगा, लोकसभा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको कूट में सही देखना हो तो संसद भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, इसको अभी गलत सही नहीं करते हैं, आगे देखते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होगा? नहीं जी, राज्य का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। और यहाँ पर क्या मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो ये तो गलत है, तो क्लियर कट गलत है। मतलब तीसरा तो हटा ही दो आप, तीसरा हटा दिया तो एक ही बचा, ए 1 और 2 है ना। और 1 और 2, तो अब यहाँ पर मैंने कहा था ना कि संसद की जगह यदि क्या है लोकसभा होता तो ज्यादा सही होता, लेकिन अगर यहाँ कूट देखें तो भाई ये दोनों को सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, आंसर ये हो गया। तो ऐसा भी देख के समझ के काम करना होता है कभी कभी। तो यहाँ पर देखेंगे जब भी क्या है, आप संविधान को ढंग से आपने पढ़ा होगा तो एक एक शब्द पहचान जाएंगे आप, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिया आपने कि 1 और 2 को सही माना गया, 1 और 2 यानी ए आंसर हुआ। तो 59 का जो आंसर हुआ वो ए हुआ। आगे चले, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए भाई विचार। पहला है, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, संसद के प्रति। ये देखते हैं कूट के आधार पर है। फिर अगला क्या है, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, सही है। अगला है, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, बिल्कुल सूचित करेगा। तो क्या हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही है। तो देखिए ऐसा है कि हमारे पास चूंकि ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन अवेलेबल है तो मोर एक्यूरेट ऑप्शन लगाए जाते हैं। तो हम ये संसद वाला काट देंगे, लोकसभा वाला ज्यादा करेक्ट होता है तो संसद वाला काट देंगे। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2-3 हो जाएगा। हाँ, फिर थोड़ी सी आयोग पर भी डिपेंडेंट होता है, तो आयोग क्या है 1-2-3 भी आंसर दे सकता है और 2-3 भी आंसर दे सकता है, लेकिन यहाँ पर आयोग ने 2-3 आंसर दिया तो करेक्ट है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आयोग पर कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो इसमें चिंता का विषय नहीं है। आप एकदम करेक्ट वाला लगाइएगा, जो लीस्ट सबसे अच्छा आंसर हो। बाकी तो फिर प्रभु इच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि हर आयोग क्या होता है अपने अपने अनुसार ये सब देता रहता है। तो 68 का मैंने कहा बी आंसर है आपका, ठीक है। चले अगला प्रश्न 70वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति तो उस सदन के सदस्य नहीं होते। कहाँ का, राज्यसभा का पूछा, सभापति तो सदस्य नहीं होते लेकिन उपसभापति तो सदस्य होते हैं, इसका मतलब गलत बोल रहा है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता। हाँ, बात तो सही है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अधिकार नहीं होता,
उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। बात सही है, करेक्ट है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामित लोग भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में नामित लोग भाग नहीं लेते। करेक्ट कह रहा है, यानी केवल 2 करेक्ट है, यानी ये वाला करेक्ट है, यानी 70वां का बी करेक्ट है। ठीक है, तो 70 का बी करेक्ट है। आंसर क्लियर हुआ? ठीक है, चले अगला वाला। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, नेशनल लीगल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। नालसा नेशनल लीगल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। करिए विचार। पहला है, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। बिल्कुल। आर्टिकल 39A को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही नालसा का गठन किया गया था, तो ये एकदम करेक्ट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला है, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ये है राष्ट्रीय, और ये कह रहा है कि देश भर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। तो राज्य वाले तो राष्ट्रीय के अंतर्गत ही आएंगे ना, उनको निर्देश जारी करके ये काम करवाएगा, विधिक कार्यक्रम करवाएगा। तो करेक्ट है, यानी 1 2 करेक्ट है, यानी 1 2 करेक्ट है, तो सी करेक्ट है, यानी 71वां का सी आंसर होगा। ठीक है, तो नालसा आप लोग कम सुनते हैं, लेकिन सुनना चाहिए, जानना चाहिए। मैंने कहा आर्टिकल 39A से संबंधित है। जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं नालसा जरूर बताता हूं आप लोगों को, तो होपफुली आप लोगों को इसका नॉलेज होगा। तो ये एकदम करेक्ट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या देखते हैं? अगला हो गया भाई, इतना ही तो था। धन्यवाद। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अब ये वीडियो भाई आपको कितना काम आ रहा है आप लोग देखिए। PYQ मैं पूरा करवाऊंगा, मैंने कहा था। तो UPSC के एग्जाम के पहले आपका PYQ कंप्लीट मिलेगा। करंट अफेयर्स भी चल रहा है, राकेश पांडे सर लेकर करंट अफेयर्स आ ही रहे हैं। मैं भी करंट अफेयर्स लेके आऊंगा, तो करंट अफेयर्स भी लेके आएंगे, PYQ भी लेके आएंगे हम लोग। तो जल्दी ही आपको क्या है, इस तरह के वीडियो जो करंट पर बेस्ड होंगे वो वीडियोज, और इस तरह के PYQ जो सीरीज मैंने चालू की है वो भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, टाइम टू टाइम। तो आप लोग जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जुड़ेंगे तो। और जो प्रोग्राम हमारे हैं, जैसे क्या है, हम फाउंडेशन कोर्स चला रहे हैं, तो उसके माध्यम से जो लोग नए हैं वो जुड़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन कोर्स में जुड़िए, और नेक्स्ट जन ऑफिस विजिट कीजिए, वहाँ एडमिशन लीजिए, और आगे बाकी वहाँ समझाया जाएगा, है ना। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो जैसा जिस मोड से आप लोग जुड़ना चाहें आप लोग जुड़ें। तो और बाकी इस तरह का वीडियो अभी फिलहाल जो कमिंग एग्जाम है उसको फोकस करके वो आता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।